Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Shakib Kazmi, and we will continue our course number 515, Pharmacy Practice 2B, Community Social and Administrative Pharmacy. In the last lectures, we have already discussed about the community pharmacy and its setups, and we have talked in detail about community pharmacy and what are the role of community pharmacists. So, in the coming days, inshallah, when the proper classes will start, then I will provide you some handouts from our books to study in detail about these topics. In this lecture, we will talk about our new topic, that is pharmacoepidemiology. It is basically a research-based method, and it deals with basically two things. First is clinical pharmacy, and then epidemiology. Epidemiology is a research method, quantitative research method, in which we collect data regarding any disease or any drug. When we relate the epidemiology with the clinical study with a specific drug and its effects and its adverse effects and its beneficial effects, then it comes under pharmacoepidemiology. So the word pharmaco describes the drug or pharmacology of a drug, and then epidemiology describes the method of its research study. So it is basically the combination of two fields, that is clinical pharmacology and epidemiology. Let's start with different definitions of pharmacoepidemiology. There are a few definitions I have merged in this presentation, and we will discuss in detail from our book about the pharmacoepidemiology. I will provide handout of this topic as well. First definition is the study of use and effect of medications in large number of people. It is just a simple study ऑफ एनी स्पेसिफिक ड्रग के इसमें हम किसी भी एक मेडिसिन को टारगेट कर लेते हैं कि हमें इसके बारे में स्टडी करनी है कि और ये बेसिकली वो मेडिसिन होती हैं जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस होती हैं मार्केट के अंदर, या तो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुकी होती हैं पहले से और उसके इतनी ज़्यादा प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल हुए नहीं थे, या फिर जब क्लिनिकल ट्रायल हुए थे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे थे उस मेडिसिन के जो कि उस क्लिनिकल ट्रायल में ऑब्जर्व नहीं हो सके, लेकिन जब वो मार्केट में आ गई तो जब पेशेंट्स ने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया तो एक मेजर पॉपुलेशन के अंदर एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट उस ड्रग का देखा जाता है। तो फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इसी ड्रग का ही साइड इफ़ेक्ट है या कोई और रीज़न है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस ड्रग की फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ यूज़ एंड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें जो हमारे पास सैम्पल साइज होता है पीपल्स का, पॉपुलेशन का, वो लार्ज होना चाहिए। Another definition is the application of epidemiologic knowledge, methods, and reasoning to study the effects, maybe both beneficial or adverse effects and use of drugs in human populations. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेथडोलॉजी यूज होती है रिसर्च के अंदर वो एपिडेमियोलॉजिकल मेथडोलॉजी होती है। एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज यूज किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि किस किस टाइप की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं और यहाँ पर हमें कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं इस स्टडी के लिए। एपिडेमियोलॉजी बेसिकली जो है एक डिजीज बेस्ड रिसर्च होती है। फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली हमारे पास पेंडेमिक है कोरोना का, तो उसकी जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी वो कोविड-19 के ऊपर ही है। लेकिन अगर कोई ड्रग मार्केट में आती है, इसकी भी एग्जांपल रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया था कि इससे जो है कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया जा सकता है। अगर हम सिर्फ कोविड की स्टडी करें, उसके इफेक्ट देखें पॉपुलेशन के अंदर कि किस तरह से ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है, इसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, तो ये स्टडी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कहलाएगी। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की स्टडी करें इन रिलेशन विथ
कोविड-19। तो ये जो स्टडी कहलाएगी, ये कहलाएगी फार्माकोएपिडेमियोलॉजी। ठीक है। अब उसके अंदर हम देखेंगे कि इन पॉपुलेशन के अंदर जो कि डिजीज्ड पॉपुलेशन है, जिनको पहले से कोविड-19 है, उस पॉपुलेशन के अंदर इस ड्रग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, कितने परसेंट बेनिफिशियल हैं, कितने परसेंट एडवर्स इफेक्ट हैं, और इसके अलावा वो पेशेंट जिनको डिजीज़ नहीं है, जो कि सिर्फ प्रिकॉशनरी तौर पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर इसके क्या इफेक्ट्स हैं, ये भी देखते हैं। एक और डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ ड्रग्स एज द डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इन जनरल अनसेलेक्टेड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमने जो है कोई ख़ास पेशेंट्स को सेलेक्ट नहीं किया यहाँ पे। जो फॉर एग्जांपल क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडी होती है, उसके अंदर हम जो है कोई ख़ास पेशेंट्स को लैब में बुलाते हैं और उनको ड्रग देते हैं, फिर वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ जो है कंट्रोल होते हैं, कुछ होते हैं जो डिजीज होते हैं। हम दोनों पॉपुलेशंस को जो है मेडिसिन देते हैं और उनका इफेक्ट देखते हैं फिर मेडिसिन। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हम जर्नल पब्लिक में उसका इफेक्ट देखते हैं। मैं समझ कि यहाँ पे पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा होता है, हम पूरी एक कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरा एक सिटी शहर सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस शहर में कितने लोगों को ये बीमारी हुई है और कितने लोगों को ने इस मेडिसिन को यूज़ किया है बगैर बीमारी के साथ, और उस पर क्या क्या इफेक्ट है। ठीक है। अब बात ये होती है कि फार्माको एपिडेमियोलॉजी की जो फील्ड है, ये वजूद में कैसा ही है, हाउ इट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें फार्माको एपिडेमियोलॉजी की रिसर्च करनी पड़ी। 1906 से इसकी कहानी स्टार्ट होती है। 1906 में पहली बार जो है ड्रग ओरिएंटेड लॉ बना, द इनिशियल ड्रग ओरिएंटेड लॉ इन यूएस। इसको कहा गया है प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विली, तो इसको विली एक्ट कहा गया। पिलर ऑफ प्रोग्रेसिव एरा, इलीगल टू मैन्युफैक्चर adulterate or misbranded foods or drug, no evidence of proof regarding safety efficacy required। इसकी वजह क्या थी बनने की? मेडिसिन का इलीगल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और मिस ब्रांडेड फूड्स यूज़ होता था, मिस ब्रांडेड ड्रग्स यूज़ होती थी, और उस पर कहीं भी मेंशन नहीं था कि इस ड्रग को अगर हम खाएंगे तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इसकी एफिकेसी हैं, क्या क्या इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए ये खाने से पहले ड्रग या फूड जो भी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए पहली बार फूड ड्रग और एक्ट बना है, वो 1906 में बना है। देन इन 1937 there is an incident, that is elixir sulfonamide incident। सल्फोनामाइड बेसिकली जो है एज एन एंटीबायोटिक यूज़ होता था। इनकी 1937 तक एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुई थी। सल्फा ड्रग्स को यूज़ करते थे डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर इसको एज ए एलिक्सर यूज़ किया। टेस्ट ऑफ रेसबेरी और टेस्ट ऑफ डेथ, इसको ये क्यों कहा गया? 1932 में पहली बार सल्फर ड्रग बनी और उसका फिर एलिक्सर बनाया, केमिस्ट का नाम था वेटकिंस। तो इस ड्रग्स का नाम इन्होंने कहा वेटकिंस क्रिएशन, लिक्विडेटेड सल्फोनामाइड फॉर चिल्ड्रन। बेसिकली उसने जो है बच्चों के लिए बनाए थे। उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है? 10% सल्फोनामाइड, 72% डाइथाइल ग्लाइकॉल, 16% वाटर, एलिक्सर फ्लेवर जो कि रेसबेरी एक्सट्रैक्ट था, सेक्रीन सोल्यूशन, एमरेंथ और कैरामल जे के ये ड्रग की सस्पेंशन बनाने के लिए एज अ मीडियम। इसके यूज़ से क्या नुकसान हुआ? इससे यूज़ से जो मोर्टेलिटी थी वो 107 डेथ्स, 208 सर्वाइवर्स, कॉज ऑफ डेथ रिनल फेलियर। जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फ़ौरन एक साल बाद ही हमारे पास दूसरा एक्ट बना, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एंड इट स्टेट्स दैट every new drugs require pre-marketing safety study, that is origin of what we now know as pharmacoepidemiology। ठीक है। prohibit false therapeutic claim, authorize factory inspections, allows FDA to request court injunctions, previously only seizures and
prosecutions extend control to cosmetic and devices require safe tolerances for unavoidable poisonous substances. जब ये इंसिडेंट हुआ 1937 में, तो उसके बाद ये फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया। इसमें साफ साफ बता दिया कि जब भी कोई भी न्यू ड्रग मार्केट में आएगी तो उसकी प्री मार्केटिंग सेफ्टी स्टडीज़ होनी चाहिए, जिसके अंदर हम क्लिनिकल ट्रायल्स भी कहते हैं। और ये स्टडीज़ जो है अब कहलाती हैं फार्माको एपिडेमियोलॉजी स्टडीज़। और ये कोई इतनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होती, इसमें यूजुअली जो है 5 to 10 ईयर्स भी लग जाते हैं कुछ मेडिसिन में, और ये काफ़ी कॉस्टली होती है। तो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी ये रिस्क लेने से पहले बहुत दफ़ा सोचती है कि हम इस ड्रग के ऊपर ये रिस्क लें या ना लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो मार्केट में आ जाए तो वो इतनी ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिटेबल हो या पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करें। हो सकता है कि मार्केट में आने के बाद कुछ उसके ऐसे साइड इफेक्ट आ जाए कि वो प्री मार्केटिंग स्टडीज़ में नहीं थे, लेकिन मार्केट में आने के बाद आ गए, तो फिर पेशेंट डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करना छोड़ दिया, पेशेंट ने इसको यूज़ करना छोड़ दिया, तो वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है और वो लॉस में आ जाता है। तो इसलिए जो है फार्माको एपिडेमियोलॉजी स्टडीज़ जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। तो इस वजह से जिस तरह से पहले ज़माने में हर बंदा अपनी एक नई ड्रग लेके आ जाता था मार्केट में और पेशेंट उसको यूज़ करना शुरू कर देते, तो अब इस चीज़ को बचा लिया गया है। अब कोई भी जो है इतनी ईजिली मार्केट में अपनी ड्रग्स को नहीं ला सकता। प्रोहिबिट फॉल्स थेरेपेटिक क्लेम्स। ठीक है, प्री मार्केटिंग स्टडीज़ में उन थेरेपेटिक क्लेम्स को एविडेंटली प्रूव करना होगा कि जितने भी इस ड्रग्स ने या मैन्युफैक्चरर ने इसको क्लेम किए हैं कि ये ड्रग जो है इस मेडिसिन की इस डिजीज़ की इंडिकेशन में यूज़ की जा सकती है, तो उसको इस स्टडी के थ्रू प्रूफ करना पड़ता है। ऑथराइजेस फैक्ट्री इंस्पेक्शंस। इस एक्ट के मुताबिक एफडीए के पास जो है जो एफडीए के पास इंस्पेक्शन की जो रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा हो गए, और एफडीए को जो है ऑथराइज कर दिया गया कि वो जो है किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी मैन्युफैक्चरर को अपनी मर्जी से इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उसको सीज भी कर सकते हैं। पहले इतने ज़्यादा राइट्स एफडीए के पास नहीं हो करते थे। एक्सटेंड कंट्रोल को इसी तरह जो है यही सारे रूल्स कॉस्मेटिक्स और डिवाइसेस भी यूज़ किए गए। रिक्वायर्ड सेफ टॉलरेंस फॉर अनअवॉइडेबल पॉइजनस सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ड्रग में यूज़ करना लाजमी होते हैं, मतलब आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक सेफ्टी प्रोफाइल बनाना ये भी इस स्टडी का हिस्सा होता है कि वो कितनी जो है कंसंट्रेशन में कितनी किस किस पेशेंट्स को यूज़ की जाती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है बस वहीं यूज़ की जाए, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स में कि बगैर काम हो सकता है तो वहाँ उसको यूज़ ना किया जाए। Then in 1961 that there is a thalidomide tragedy. Thalidomide drug was marketed as the name of Countergan and used to control nausea in pregnancy, and it reports the limb abnormalities in infants in children। तो प्रेगनेंसी में जो मदर हैं वो थैलेडोमाइड यूजुअली यूज़ कर रही थी 1960s में फॉर टू कंट्रोल नोजिया। इसके नतीजे में जो नुकसान हुआ वो इन्फेंट्स का हुआ। जब उनकी बर्थ हुई, जब चिल्ड्रंस की बर्थ हुई तो उनके जो है लिम्ब एबनॉर्मलिटीज थे, किसी के हाथ पाँव बहुत छोटे छोटे से थे, किसी डिसेबल थे, बोन डिसेबल थी, तो इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ। डॉक्टर विलियम मैकब्राइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिपोर्टेड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स with thalidomide usage that left 10,000 babies disabled for life। ठीक है, डॉक्टर विलियम मैकब्राइड ने पहली बार इसको रिपोर्ट किया और इसको एक नाम दिया सील लिम्स। सील जो कि आपने देखा होगा समंदरी जानवर जो होते हैं उसके जो हाथ पाँव होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं एज कम्पेयर टू उसकी बॉडी। तो उससे रिलेट करके बताया कि बच्चों के जो हाथ पाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं, और इससे तकरीबन 10,000 तक बच्चे जो है वो अफेक्ट हुए।
Kefauver-Harris Amendment. Proof of efficacy required adverse event reporting to FDA required informed consent for clinical studies. Drug ads must disclose side effects. 2-year inspection mandate. Okay. फिर उसके बाद FDA ने जो है जो पुराना एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट्स करी और उस अमेंडमेंट्स का नाम रखा Kefauver-Harris अमेंडमेंट। तो उसमें जो है एक जो पॉइंट ऐड किया गया वो है प्रूफ ऑफ एफिकेसी। जब ड्रग मार्केट हो जाएगी क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, उसके बाद भी 2 साल तक उस ड्रग की इंस्पेक्शन की जाएगी और फिर उसकी एफिकेसी को मॉनिटर किया जाएगा और उसके प्रूफ दिए जाएंगे कि इससे फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और जितने भी ड्रग्स की मार्केटिंग की जाएगी उसके अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट्स को डिटेल में बताया जाएगा। यूजुअली ऐसा ही होता था कि कोई ड्रग मार्केट में आती थी तो उसके साइड इफ़ेक्ट को नहीं बताता। ये अभी भी ऐसा होता है, कुछ इलीगल प्रैक्टिस होती है मार्केटिंग में कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं, ज़्यादातर जो एंटी डिप्रेशन ड्रग होती हैं, तो मार्केटिंग वाले जो इंडस्ट्री वाले उसकी जब डिटेल बताते हैं डॉक्टर्स को या पेशेंट्स को, तो वो उसके बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा हाईलाइट करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर साइड इफ़ेक्ट। तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी उतने ही ज़्यादा हाईलाइट करने चाहिए ताकि उस प्रिकॉशंस के साथ यूज़ किया जा सके। Then we have Vivox controversy. Vivox was basically a painkiller and it reports myocardial infarction (MI) in patients as a side effect. So in 2007, it is confirmed by cohort disease. Cohort is a type of epidemiological study and we will talk about in detail. And it was published in Lancet. Lancet was basically a journal, research journal, and this study was published in Lancet, and it illustrate and it identify the side effects, the severe side effects of MI of Vigos. Vigos was basically a Rofecoxib. Rofecoxib was painkiller. So 400,000 patients were affected, and they have increased risk of MI. And in recent data, it indicates that around 100,000 Americans die each year from adverse drug reactions, and 1.5 million US hospitalizations each year result from adverse drug reactions. Yet, 20 to 70% of adverse reaction may be preventable. The harm that drug can cause has led to the development of the field of pharmacoepidemiology. Okay. So this is the main reason for the existence of this whole field. The harm that drug cause has led to the development of the field. ठीक है। अभी भी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी फार्माकोएपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, उनको ओवरकम किया जा सकता है और मज़ीद एडवर्स इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1.5 मिलियन यूएस हॉस्पिटलाइजेशन होती हैं एवरी ईयर बिकॉज ऑफ एडवर्स ड्रग, और इनमें से 20 to 70% ऐसे एडवर्स रिएक्शन है जिनको जो है रोका जा सकता था अगर उसकी क्लिनिकल स्टडी या फार्माको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बेहतर तरीके से होती। तो ये इम्पोर्टेंस है इस स्टडी की, और एज अ फार्मासिस्ट वी हैव अ मेजर रोल इन आवर सोसाइटी and we can contribute in pharmacoepidemiological study as a professional career. And in our city, in our country, we have developed institutes that provide the facility of this kind of studies. All drugs have side effects, adverse effects. Pharmacoepidemiological study will never succeed in preventing them. It can only detect them hopefully early and thereby educate healthcare providers and public, which lead to better medication use. Okay. As a professional pharmacist or as a professional pharmacoepidemiologist, it is the responsibility of that person that you have to educate other healthcare providers and public as well about each and every adverse effect of concerned drugs, so it can be prevented. Okay? इससे कम्प्लीटली जो है रोका नहीं जा सकता साइड इफेक्ट्स को, सिर्फ इनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके यूज़ को जो है लिमिटेड किया जा सकता है या उसके अल्टरनेट यूज़ किए जा सकते हैं
लेकिन ड्रग के साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, और ये गाइडलाइन दी जाती है कि किस तरह से साइड इफ़ेक्ट को रोका जा सकता है, या अगर साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट आ गए हैं ड्रग के, तो कौन सी ड्रग्स को यूज़ करके जो है उनसे भी बचा जा सकता है. The net result of increased activity in pharmacoepidemiology will be better for industry and academia, but importantly for public's health. ठीक है, जो इसका नेट रिजल्ट होता है वो इंडस्ट्री और एकेडमिया दोनों के लिए बेहतर ही होता है. स्टार्ट में तो ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री को जो है फाइनेंशियली जो है ये इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है, लेकिन एक वक्त में जब इसकी स्टडी डेवलप हो जाती है, एक प्रॉपर स्टडी किसी ड्रग की मार्केट हो जाती है, पब्लिश हो जाती है, तो उस ड्रग को जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा बेखौफ होके इस्तेमाल करती है, तो उससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है, एकेडमिया में भी फ़ायदा होता है, लोगों में नॉलेज बढ़ती है, लोगों में जो है ज़्यादा अवेयरनेस आती है ड्रग्स के रिलेटेड टू ड्रग्स एंड डिजीजेस. Pharmacoepidemiology can minimize its adverse public health impact by detecting it early. At the same time, it can improve the use of drugs that have genuine role protecting against the loss of useful drugs. We have to concern about the pharmacology of the drug first. To understand its to its clinical pharmacology, we have to first understand the pharmacology. What is pharmacology? Pharmacology is simply the effect of study the effect of drugs. In clinical pharmacology, the study of the effect of drugs in humans, especially. So, in pharmacology, we study the effect of drugs in clinical trials first. That is preclinical trial that we can call, in which we use rodents, different rodents that include rabbits and lab rats. These are basically rodents, and we did different experiments on these rodents to understand the effect of drug. But in clinical trials, we basically do the same, follow the same procedures and experiments on humans populations to study the effect of drugs in a better way. And it is the requirement to publish to market any drug. It is the requirement of FDA. Part of the task of clinical pharmacology is to provide the risk-benefit assessment for the effect of drug in patients. Okay? Doing the studies needed to provide an estimate of the probability of beneficial effects in population or the probability of adverse effect in population, and other parameters relating to drug use may benefit from using epidemiological methodology. ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल मेथोडोलॉजी के ज़रिए जो है हम उस ड्रग के जो है बेनिफिशियल इफेक्ट्स पॉपुलेशन में पढ़ते हैं और उसको एस्टिमेट करते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट लोगों में जो है इसका फ़ायदा हुआ है. 100 लोगों ने यूज़ किया है तो उसमें से 90 लोगों में फ़ायदा हुआ है, 80 लोगों में फ़ायदा हुआ है, ये 50% लोगों में फ़ायदा हुआ, कितने परसेंट लोगों में एवरेज इफेक्ट देखे गए हैं. 100 में से अगर 5 में देखे गए हैं तो इसका मतलब है वो 1000 में से जो है वो 50 में देखे जाएंगे. इसी तरह 10,000 में से 500 में देखे जाएंगे. तो ये जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है ड्रग की, इसको जो है हम एस्टिमेट कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजिकल मेथड से. व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? एपी मींस ऑन द, और डीमोस मीन पीपल, एंड लोगोस मीन स्टडी. ठीक है, एपिडेमो मींस ऑन द पीपल, लॉजी डिस्क्राइब स्टडी. तो कोई भी स्टडी जो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर की जाए उसको जो है एपिडेमियोलॉजी कहते हैं. Epidemiology can be defined as the study of the distribution and determinants of diseases in population. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या देखते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज, किस तरह से वो डिजीज जो है पॉपुलेशन में फैली हुई है और क्या क्या वजूहत है उनके फैलने की, क्या क्या की पॉइंट्स हैं, वो डिजीज का प्रोग्रेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और ये कितनी स्पीड से फैल रही है, इसका रेट क्या है, और
क्या क्या प्रिकॉशंस को हम यूज़ करके इसको प्रिवेंट को, इसके जो स्प्रेड है उसको रोक सकते हैं। ये सब एपिडेमियोलॉजी है। इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, दैट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड देन इंटरवेंशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या कहलाती है? बेसिकली हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये किस तरह से फैल रही है, उसको फिर ऑब्जर्व करके जो है उसको रीड करते हैं, उसके बारे में एक डेटा बनाते हैं और फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं कि इस मुल्क में ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैली, इस मुल्क में इतने रेट से फैली, पाकिस्तान में कोविड के जो रेट है फैलने का वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, एज़ कम्पेयर टू इंडिया, एज़ कम्पेयर टू फ्रांस एंड यूएस। उसकी क्या वजह है, उस पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि यहाँ पर जो है वो कम स्पीड से फैल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ ऑब्जर्व जब कर रहे होते हैं तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी में कहलाता है। फिर हम अगर हम इसमें इंटरवेंशंस करें, इसमें इंटरवीन करें, इसमें अपना कोई पार्टिसिपेशन करें तो वो इंटरवेंशनल स्टडीज कहलाता है। तो इंटरवेंशनल स्टडीज कौन कौन सी होती हैं? क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए हमारे पास, हमने पेशेंट्स को जो है मेडिसिन देना शुरू कर दी उसके रोकने के लिए, तो इंटरवेंशनल स्टडीज में बेसिकली फार्माकोएपिडेमियोलॉजी का स्टडीज भी आ जाती हैं। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है, कौन कौन सी इंटरवेंशनल स्टडीज़ होती हैं। ऑब्जर्वेशन में भी डिस्क्रिप्टिव है और हमारे पास एनालिटिकल है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर इकोलॉजिकल, इसके अंदर जो है हम कंट्री वाइज देखते हैं। इसके अलावा केस रिपोर्ट है हमारे पास। केस रिपोर्ट में जो है हम देखते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक डिजीज़ है, उसके हिसाब से वहाँ पे केस सीरीज है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ है, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में हम डिफरेंट दो मल्टीपल डिजीज़ आ जाती हैं। एनालिटिकल में किस तरह से जो है उस स्टडी का एनालाइज किया जा सकता है। केस कंट्रोल है, कोहॉर्ट है, कोहॉर्ट में कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट कोहॉर्ट की हमने पीछे एक एग्जांपल पढ़ी थी। आगे और भी इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। हाइब्रिड डिज़ाइन क्या होता है, इसी तरह क्लिनिकल ट्रायल्स में किस तरह से इंटरवीन किया जा सकता है, फील्ड ट्रायल्स क्या होते हैं, कम्युनिटी इंटरवेंशन स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो है बेसिकली इंटरवेंशनल स्टडीज़ का दूसरा नाम है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या क्या होती हैं। तो जब आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी तो मैं इसकी आप लोगों को हैंड आउट प्रोवाइड कर दूंगा, जो मैंने बुक आपको पहले दिखाई थी उसी बुक से हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ स्लाइड्स होंगी और वो हैंड आउट्स होंगे, तो हम इस तरह से जो है इस टॉपिक को उसके ज़रिए कवर कर लेंगे। तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है, हम इसमें इतना कुछ खास समझने वाला है नहीं, तो ईजिली ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। So this is it from this lecture and we will continue it in the next section. Thank you. Allah Hafiz.